नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में। मित्रों, आप सभी लोग इस समय सुन रहे हैं जगदीश चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ पंजाब के दोआब क्षेत्र का वर्णन करता हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास धरती धन्ना अपना, जो कि चमार जाति की पीड़ा का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन करता है। और यह यूजीसी नेट तथा हायर की परीक्षा में भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है तथा अन्य पाठ्यक्रमों में भी लगा हुआ है। तो आप सभी लोग इसको सुने और ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें। और काफ़ी विस्तृत श्रृंखला के अंतर्गत आज तीसरी श्रृंखला में हम उपस्थित हुए हैं इसके आगे का भाग लेकर। इससे पहले आपने देखा कि काली नामक युवक जो कि गांव से भाग जाता है, वह पुनः 6 वर्षों के बाद वापस आता है और गांव को पुनः वैसा का वैसा ही देखता है और आकर अपनी चाची से तथा अन्य गांव वालों से मिलता है। और अपनी चमादड़ी में किसी के पास भी पक्का घर ना होने पर उसको बहुत दुख होता है। वह स्वयं अपना पक्का घर बनाना चाहता है और इस प्रयास में वह अपने घर को तोड़ता है और शुरुआत भी कर देता है। और गांव के लोग बड़े आश्चर्यचकित होकर उसके इस काम को देखते हैं। सारे गांव में इसकी चर्चा हो जाती है। उधर चौधरी लोग भी इस बात को जानते हैं, सुनते हैं, पर उन्हें विश्वास नहीं होता। और उधर काली का आकर्षण गांव की ही एक लड़की ज्ञानों से हो जाता है और धीरे धीरे उनमें प्रेम बढ़ने लगता है। तो चलिए देखते हैं आगे का भाग। दोपहर तक अपनी कोठरी का आधे से अधिक हिस्सा गिराने के बाद काली गांव के बाहर चौपाल में, जहां सभी लोग दोपहर में विश्राम करते थे, वहां गया। वहां पर काली के घर के ही चर्चे थे कि काली पक्का घर बनवा रहा है। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्हीं में थे बाबा फत्ते, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे। उन्होंने भी सुना कि काली पक्का घर बनवा रहा है तो वह बहुत ही प्रसन्न रहे। उन्होंने काली को बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा, यदि पक्का घर बन जाए तो एक बार मुझे भी दिखवा देना, अपना घर अपना ही होता है। और किसी बात को याद करके वह पुनः ही रोने लगे। काली बाबा फत्तों के साथ बातों में व्यस्त था कि तकिए में एक ओर से गालियां देने की आवाज़ आने लगी। सब लोगों का ध्यान उधर चला गया। सब लोग उस आवाज़ को पहचानते थे, उस मालिक को जानते थे। मंगू निक्कू के बेटे अमरू को गालियां दे रहा था क्योंकि उसकी भैंस की पीठ पर धूप लग रही थी। मंगू बकता झकता भैंस को छाया में बांधकर वहां आ गया जहां सब लोग बैठे हुए थे। अमरू उसके पीछे खाट उठाकर आ रहा था और काली के पास पहुंचकर मंगू ने कहा, आज छत पर भैंसे नाचे थे क्या जो उसका एक हिस्सा गिर गया? नहीं, मैंने अपने आप गिराया, पक्का मकान बना रहा हूँ, काली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। क्या कहा? मंगू खिलखिलाते हुए हंस पड़ा और लेटे हुए घुम्मन को संबोधित करते हुए बोला, घुम्मना, सुना तूने? काली पक्का मकान बनवा रहा है। घुम्मन गर्दन ऊपर उठाकर कमजोर सी आवाज में बोला, क्या कहा? काली मकान बनवा रहा है? नहीं, हवेली बना रहा है जिसमें असामियों के और तेरे मेरे जैसे कमियों की कचहरी लगाने और दाद फरियाद सुनने के लिए एक दीवान खाना भी होगा, कह मंगू काली से बोला। क्या शहर में डांके डालता रहा है जो गांव में आते ही पक्का मकान बनाना शुरू कर दिया? दूसरे गांव से भी लोग शहर में रहकर आए हैं, पक्का मकान तो क्या, किसी का पक्का चूल्हा भी नहीं बना। घुमन मंगू की हर बात पर सिर हिला रहा था। मंगू की बात अपनी जारी रहती है और बोले, मेरे मामा का साला फौज में नायक था, सिपाहियों के ऊपर अफसर, सारी उम्र बड़े बड़े शहरों में रहा, इतने बड़े बड़े शहरों में जिनमें हमारे जैसे गांव सैकड़ों बन जाएं। दिल्ली, दसौर, वहाँ तक घूम आया है, लेकिन जब से बेचारा फौज से आया है रोटी के लिए तरसता है। मंगू की आवाज़ सुन सोए हुए लोग उठ बैठे। ताश और चौपट की बाजियां ठप हो गई। सबको विश्वास होने लगा मंगू और काली में झगड़ा हो जाएगा। सब महसूस कर रहे थे मंगू ज्यादती कर रहा है, लेकिन डर के मारे चुप थे। काली कमजोर नहीं था, तगड़ा लंबा शरीर जो मकान की छत को छूता था। वह मंगू की ओर एकटक देखता रहा। बात पलटने के लिए बाबे फत्ते से बातें करने लगा, लेकिन मंगू उसे झचकोड़ता हुआ बोला, काली, रुपया बाफर है तो कुछ हमें भी दे दो। क्या उसकी शराब पिएगा? काली ने क्रोध से कहा। खरीद कर तो ठेके की शराब पी जाती है और वह नामर्द लोग पीते हैं। ऐसा बोला, तुम्हारी कमाई हराम की है, इससे तो मैं कुछ और ही करूँगा, मंगू ने छाती तान कर कहा। काली ने उसकी ओर घूर कर देखा तो वह तुनक कर बोला, मेरी तरफ से देख तो ऐसे रहा है जैसे मेरा खून पी जाएगा। मंगू के साथ बैर करके इस मोहल्ले में कोई नहीं रह सकता। मंगू का ये शब्द सुन
फत्ते बाबा चुप नहीं रहे। वह उसे समझाते हुए बोले, मंगू क्यों ला की बात करता है? खुश नहीं होता है कि हमारे मोहल्ले में भी एक ऐसा आदमी निकल आया है जो पक्का मकान बनवा रहा है। चुप रहे बुड्ढे, हर समय अपनी टर टर लगा के रखता है। मंगू ने बाबे फत्ते को झिड़क दिया। वह रुआसा सा होकर शिकायत भरे स्वर में बोला, इस छोकरे को ना तो बड़े की इज्जत का ख्याल है, न छोटों का लिहाज। शिकारी कुत्ते की तरह पंजे झाड़कर हर किसी के पीछे पड़ जाता है। यह सुन मंगू और भी ज्यादा भड़क उठा। चुप रह बुड्ढा, तू मेरी एक घौल की मार है। काली की आंखों में शकारे चमकने लगे। उसकी मुट्ठियां बंद हो गई। उसके चेहरे से साफ पता चलता था कि जैसे वह खून का घूंट पी रहा हो। काली ने क्रोध से कांपती हुई आवाज में कहा, मंगू तू मेरे साथ बात कर रहा था ना, बीच में बाबे को क्यों घसीटता है? वह तुम्हारे बाप के समान है। तेरे बाप के समान होगा जिसने अपने बाप की शक्ल भी नहीं देखी। मंगू ने यह बात कह तो दी, लेकिन काली के शेर के पंजों की तरह खुले हुए हाथ को देखकर वह डर गया। कई लोगों ने दबी जबान में मंगू से कहा कि इसके झगड़े में माँ बाप को बीच में क्यों लाता है। बीच बचाव करने के लिए बहुत से लोग एक साथ बोल रहे थे। जीतू चाहता था कि मंगू काली से भिड़ जाए और उसको पीट दे। बाबे फत्ते के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। वह बिटर बिटर हर एक के चेहरे को देख रहे थे। बाबा फत्ते अपनी लाठी टटोल कर उठे, लेकिन काली ने उन्हें फिर खाट पर बिठाते हुए कहा, बैठो बाबा, आप आराम से लेटो। बात खत्म हो गई। मंगू वहां से उठकर परे चला गया। काली अपनी खाट पर आ बैठा। जीतू उसकी ओर एकटक देखते धीमे स्वर में बोला, बाबूजी तू तो पक्का शहरिया बनकर आया है। आज तो बिल्कुल शहरियों की तरह लड़ा है, हवाई फेर ही किए हैं। मजा तब था अगर मंगू के सारे दांत उसकी झोली में डाल देता। जीतू ने काली से कहा कि तूने उसको मारा क्यों नहीं, उसके दांत तोड़ देता। और जो है वह खुश नहीं था कि जीतू खुश नहीं था कि काली और मंगू की लड़ाई नहीं हुई, पर काली बड़े गंभीरता से कहता है, चलो आओ ताश खेले, और बात को काट देता है। काली अभी तकिए के अंदर ही था कि मंगू ने बाबे फत्ते की खाट को ठोकर मारते हुए कहा, बुढ़ा उठा खाट यहाँ से, कितनी जगह घेर रखी है, अब तू यहाँ न आया कर, काली के चौबारे में ही दोपहर काटा कर। मंगू के इन शब्दों के साथ 2-3 ठहाके गूंज उठे और वे काफी दूर तक काली का पीछा करते रहे। 8वें भाग में देखते हैं, 2 दिन से काली ने ड्योढ़ी खोदकर मलबा साफ किया। उसने जगह की लंबाई चौड़ाई का अनुमान लगाकर मकान का नक्शा बना लिया। आगे ड्योढ़ी, इसके पीछे आंगन, इसमें एक और रसोई घर, दूसरी ओर कोने में सीढ़ी और फिर एक खुली हुई कोठरी। उसका जी चाहा कि उसके आंगन में भी वैसा ही हैंडपैप हो जैसा पादरी के घर में है। उसे बार बार ख्याल आता कि कोठरी के ऊपर एक चौबारा भी होना चाहिए, जिसमें चारों ओर रंगदार शीशों वाली खिड़कियां हों और उनसे फर्र फर्र हवा आए। काली जब चौबारे के बारे में सोचता तो वह बिल्कुल आंखों के सामने आ जाता, लेकिन जब वह उसे कोठरी के ऊपर देखने की कोशिश करता तो उसे दूर पार कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देता। जब उसे याद आता कि वह केवल बाहरी दीवारें ही पक्की बना पाएगा तो उसके दिल में एक खालिश सी उठती। वह सोचता, चौबारा न सही, पूरा मकान तो पक्का बनना चाहिए, और उसको बड़ा दुख होता। वह सोचता, यदि यह पक्का मकान न बना तो जग हंसाई होगी, और यही सोचते सोचते वह सो जाता है। फिर उसको याद आता है कि और वह देखता है अंधेरे में एक किरण आती है जो कि शायद छज्जू शाह से कुछ पैसे उधार मिल जाए, ऐसा वह सोचता है, और वह अपने मन की मुराद पूरी कर सके। फिर उसको याद आया कि अभी उसने अपने चाचे का लिया हुआ पैसा भी चुकाना है। इस उम्मीद के सहारे उसने सारा मकान एक ही बार में पक्का बनाने का इरादा कर लिया और जेब में 50 रुपए डाल छज्जू शाह की दुकान की ओर चला गया। काली दुकान पर पहुंचा तो चौधरी हरनाम सिंह और हावड़ा क्लेओ का जैलदार फौज सिंह वहां पहले ही बैठे थे। वे किसी गोपनीय बातचीत में व्यस्त थे। काली ने तीनों की बंदगी की। चौधरी हरनाम सिंह और जैलदार फौज सिंह ने काली पर एक उचटती सी नजर डाली, परंतु छज्जू शाह ने उसका हाल पूछा और खलबैनियों की बोरियों के पास विषे टाट के टुकड़े पर बैठने का संकेत किया। वे तीनों आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। काली पहले तो बेकार इधर उधर देखता रहा, लेकिन जब उनकी बातचीत में रुपयों का बार बार जिक्र आने लगा तो वह कान लगाकर उनकी बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। जैलदार फौज सिंह को रुपए की जरूरत थी। चौधरी हरनाम सिंह की सिफारिश को साथ लाया था। छज्जू शाह को भली प्रकार मालूम था कि फौज सिंह जैलदार के रौब में है, थाने कचहरी में उसकी रसाई है। जिला हुक्मरान से भी असामी पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह यह बहाना बना रहा था कि उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है।
लेकिन वह बहाना नहीं बना पा रहा था। वह ठोस जमानत चाहता था, लेकिन जेलदार हाथ उधार चाहता था। जब बात लंबी होने लगी तो छज्जू शाह दबी जबान में अविश्वास प्रकट करने लगा तो चौधरी हरनाम शाह को समझाता हुआ बोला, शाह, सरदारों की जबान ही सबसे बड़ी जमानत होती है। चौधरी जी, आप बात 16 अन्य ठीक कहते हैं, लेकिन व्यवहार में भी तो कोई चीज़ होनी चाहिए, छज्जू शाह ने उत्तर दिया। जेलदार फौज सिंह ने जब देखा कि छज्जू शाह अपनी बात पर डट गया है तो वह जमानत देने के लिए राजी हो गया। शाह, हमारे पास जमानत रखने के लिए एक ही चीज़ होती है, वह मैं तेरे नाम रहन नहीं कर सकता क्योंकि कानून इजाज़त नहीं देता। सर, छोटे राम के बनाए हुए कानून की बात कर रहे हो? जेलदार जी, उसका इलाज मेरे पास है। छज्जू शाह अपना मुंह जेलदार के कान के पास ले जाकर बोला, मेरे संबंधी ज़मीनों के मालिक हैं, उनके नाम तो अपनी ज़मीन रहन रखी जा सकती है। चलो, वह न सही, बाबक वाला जगता जाट भी मेरा आदमी है, उसके नाम रहन रखवा दो। जेलदार फौज सिंह और चौधरी हरनाम सिंह चबूतरे के दूसरी ओर चले गए और आपस में सलाह करने के बाद छज्जू शाह के वापस पास आए। चौधरी हरनाम सिंह छज्जू शाह से आंखें मिलाता हुआ झांकता हुआ बोला, जेलदार की 8-10 घुमाओं बंजर ज़मीन है, उसमें से 2 घुमाओं रहन में ले लो। अगर वह ज़मीन रहन रहनी है तो सूद भी डबल होगा। जिस ज़मीन में घास का तिनका तक ना उगता हो उसको रखकर मैं क्या कमाऊँगा, छज्जू शाह ने कहा। वे तीनों आपस में फिर सलाह करने लगे। धीरे धीरे उनकी आवाज़ धीमी और सिर निकट हो गए। जब फौज सिंह अपनी जेलदारी का रौब दिखाने लगा तो शाह इस तरह पैतरा बदलता कि जेलदार को फिर झुकना पड़ा। चौधरी हरनाम सिंह जेलदार को एक बार फिर चबूतरे से परे ले गया और थोड़ी देर बाद शाह के कान में कुछ कहा। शाह कुछ क्षण सोचने के बाद चौधरी से 1-2 प्रश्न पूछे और निर्णायक स्वर में बोला, अच्छा जेलदार साहब, आप कोई पराये तो है नहीं, आप इलाके के मालिक हैं। आप चौधरियों और सरदारों के सहारे तो हम लोग गांव में इज्जत से दिन काट रहे हैं। छज्जू शाह दोनों के कानों के पास मुंह ले जाकर अपना फैसला सुनाता है। चौधरी और जेलदार दोनों चौंक गए, लेकिन छज्जू शाह ने उनको एक शब्द भी बोलने का अवसर नहीं दिया। वह अपनी विजय पर मुस्कुराता हुआ बोला, आप चौधरी ठहरे ज़मीनों के मालिक, हम ठहरे मजदूर। हाट निवे, आप लोगों के सहारे ही दाल रोटी चल जाती है। आप बड़ी से बड़ी चोट सह सकते, लेकिन हम लोग अगर एक बार गिर गए तो सारी उम्र नहीं उठ सकेंगे। क्यों काली? छज्जू शाह ने अपनी बात की पुष्टि करने के लिए काली को संबोधित किया। काली उत्तर में मुस्कुरा दिया। वह हैरान था कि छज्जू शाह चौधरी और जेलदार के सामने अपने को इतना हीन क्यों जता रहे हैं। मंगू ने जब छज्जू शाह को काली को संबोधित करते हुए देखा तो वह बनौलियों की खड़ी बोरी के पीछे से झांकता हुआ बोला, शाह जी, तुम तो सेठ हो। सेठ, दुनिया में 2 तरह के आदमी हैं, एक चौधरी और दूसरे सेठ। चौधरी और जेलदार एक बार फिर आपस में सलाह करने लगे। चौधरी जेलदार पर शाह की बात मानने के लिए जोर दे रहा था, लेकिन वह कुछ हिचकिचा रहा था। मंगू ने काली पर अपना महत्व पूरी तरह जताने के लिए इस अवसर का पूरा फायदा उठाना चाहा। एक बार फिर वह बोरी के पीछे से सिर निकालकर ऊंचे स्वर में बोला, जेलदार साहब, आप शाह की बात मान लें। मंगू काली पर अपना प्रभाव डालने के लिए बार बार शाह से और चौधरी से कहता है, पर कोई भी उसकी बात को ध्यान नहीं देता है। फिर वह पुनः कहता है तो चौधरी उसको डांट देते हैं और कहते हैं, कुत्ते की औलाद, चुप बैठ, कुत्ता चमार, अपने आप को बड़ा पंच समझता है। और छज्जू शाह भी मंगू को ही डांटता है, कहता है, क्यों मूर्ख बनते हो और बड़े लोगों की बातों में दखल देते हो। मंगू खिसिया जाता है और पुनः अपने मुंह में बुदबुदाने लगता है। काली की ओर देखा तो महसूस हुआ जैसे उसके निरादर से वह प्रसन्न हुआ है। वह दबी आवाज़ में काली को गालियां और धमकियां देने लगा। काली गर्दन झुकाए सोच रहा था कि चौधरी ने मंगू को कुत्ता और चमार क्यों कहा। काली अपना क्रोध दबाता हुआ उठ खड़ा हुआ, लेकिन छज्जू शाह उसे हाथ से बैठने का इशारा करता है। बाबू कालीदास, तू कहाँ चला? बैठो, ये लो सिगरेट पियो। छज्जू शाह ने लैंप का सिगरेट और माचिस उसकी ओर फेंकते हुए कहा। काली सिगरेट सुलगाकर फिर बैठ गया। मंगू अपने अंदर ही अंदर जहर घोलता हुआ अपने पास बैठे हुए शिकारी कुत्ते के गले में पड़े पट्टे को कसने लगा। चौधरी हरनाम सिंह ने कुत्ते की चूं चूं की आवाज़ सुनी तो मंगू को रौब देकर कुत्ते के गले का पट्टा ढीला करने के लिए कहा। मंगू बोरी के पीछे से निकल कर बोला, पट्टा तो ढीला है, बैठा बैठा तंग आ गया है, तो इसे हवेली ले जाओ और पट्टा उतार कर फाटक बंद कर देना, चौधरी ने कहा। मंगू कुत्ते की जंजीर
मंगू कुत्ते की जंजीर थामे काली को घूरता हुआ चबूतरे से नीचे उतर गया। जब जैलदार फौज सिंह और छज्जू शाह की बात सिरे चढ़ती नहीं नजर आई तो चौधरी हरनाम सिंह जैलदार से बोला, जैलदार, अगर तू अपनी जमीन रखना नहीं चाहता तो मैं अपनी जमीन रख देता हूँ। जो काम करना है सो करना है। वो जरीब जमीन के पीछे क्यों जान दे रहा है? यह है चौधरियों वाला गुर्दा। छज्जू शाह ने खुश होते हुए ऊंचे स्वर में कहा, जैलदार जी, मैं ब्याज में दमड़ी पाई की कमी कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त आपको माननी पड़ेगी। नीति के विरुद्ध जाना मेरा धर्म नहीं है। भगवान गवाह है, मुझे अपनी रकम और ब्याज की फिक्र नहीं है। मुझे तो सिर्फ आपकी ज़रूरत और इज्जत का ख्याल है। जी खोलकर खर्च करो। अगर सरदार और चौधरी लोग खर्च नहीं करेंगे तो क्या कुम्हार और चमार करेंगे? छज्जू शाह ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। जैलदार फौज सिंह के लिए अब कोई राह नहीं रह गई। चौधरी हरनाम सिंह का संकेत पाकर उसने हाँ कर दी और तीनों उठ खड़े हुए। छज्जू शाह जैलदार से बोला, आपको तो पता ही है कि कागज पत्तर चाहिए। किसी को तहसील भेजकर मंगवा लेना, मैं इतनी देर में रकम का बंदोबस्त कर लूँगा। चौधरी हरनाम सिंह और जैलदार फौज सिंह छज्जू शाह से दिन निश्चित करके चबूतरे से उठने लगे। उन्हें जाते देख काली भी खड़ा हो गया। चौधरी हरनाम सिंह ने उसकी ओर ध्यान से देखा और उसके उजले कपड़ों का जायजा लेता हुआ बोला, सुना काली, क्या हाल है तेरा? काली ने उत्तर देने से पहले छज्जू शाह से कहा, चौधरी, काली पक्का मकान बना रहा है। चौधरी ने एक बार फिर काली की ओर नजर डाली और कुछ कहे बिना ही चबूतरे से नीचे उतर गया। वो लोग कुछ दूर निकल गए तो छज्जू शाह ने काली से कहा, क्या करें, चौधरी लोग जमीनों के मालिक हैं। रुपए पैसे की जरूरत होती है तो इधर आ जाते हैं। इनकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती है। अगर ना करो तो कभी दुकान में डांका और कभी घर में चोरी। अभी 2000 रुपये मांग रहा था लड़की की शादी के लिए। हाथ उधार चाहता था। ये तो कागज पत्तर होते हुए रकम खा जाते हैं। हाथ उधार ली हुई कब वापस करेंगे? काली अपने मन की बात कहने के लिए छज्जू शाह की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, शाह जी, दुनिया में हर एक आदमी ज़रूरतमंद है। बंदा ही बंदे का दारू है। इस इलाके में किसी को रुपए पैसे की ज़रूरत होगी तो वह आपके पास ही आएगा। बंदा किसी का क्या कर सकता है? करने वाला तो भगवान है। बंदा तो सिर्फ बहाना बनाता है, छज्जू शाह ने नम्रता से कहा। काली छज्जू शाह की ओर देखता रहा और अपने मन की बात कह डाले, लेकिन उसको हिम्मत नहीं हुई। आखिर उसने जेब से 25 रुपये निकाले और छज्जू शाह की ओर बढ़ाता हुआ बोला, इधर आया था ताकि आपको वे रुपए देता जाऊं जो चाची ने लिए थे। छज्जू शाह कृत्रिम ढंग से याद करता हुआ ऊंचे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, याद आया। यह तो 10-12 साल पुरानी बात है, शायद इससे भी ज़्यादा पुरानी हो, मुझे पता नहीं। आपने 25 रुपये बताए थे, सो मैं ले आया हूँ। लेकिन इसके साथ सूद भी तो होगा। चलो 12 साल की ना सही 6 साल का ही दे दो। अपने आदमी से इतनी रियायत तो करनी चाहिए। छज्जू शाह ने 25 रुपये के नोट 3-4 बार उंगलियों में मसलने के बाद कहा। काली ब्याज की बात सुनकर कुछ उदास हो गया, क्योंकि छज्जू शाह ने इससे पहले इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। काली प्रत्यक्ष रूप से प्रसन्न भाव से बोला, कितना ब्याज है शाह जी? 16 रुपये और दे दो, वैसे बनता तो ज़्यादा है, छज्जू शाह ने हिसाब लगाते हुए कहा। काली ने उसके हाथ में 16 रुपये और थमा दिए। उसने इन नोटों को भीतर 3-4 बार गिना और उन्हें कमीज के नीचे कुर्ते की अंदरूनी जेब में रखकर बोला, पहले मलका का चांदी का रुपया चलता था, फिर जॉर्ज पंचम का चांदी का आया। जेब में 10 रुपये भी हों तो महसूस होता था कि उसमें कुछ है। अब कागज़ के नोट आ गए हैं, जेब में 1000 रुपये डालो तो भी खबर तक नहीं होती। छज्जू शाह एक बार फिर कमीज के अंदर हाथ डालकर नोटों को टटोल कर बोला, ऐसे असामियों को तो जमानत के बिना रकम देने में भी कोई संकोच नहीं होता। अगर बाप उधार चुकाए बिना मर जाता तो बेटे ने चुका दिया। कई बार तो ऐसा होता है कि दादा का लिया हुआ उधार सूद समेत पोते ने चुकाया, लेकिन अब जमाना बदल गया है। छज्जू शाह इस तरह बातें कर रहा था कि काली को लगा कि वह उसको रुपए दे देगा और वह धीमे स्वर में कहता है, शाह जी, क्या बात है कालीदास? छज्जू शाह ने उसके मन की बात भांपने की कोशिश की। काली ने रुककर कहा, शाह जी, मैं सोच रहा हूँ एक ही बार में सब दीवारें पक्की कर दूँ। बार बार उधेड़नी बनाने का खर्चा ज़्यादा होगा और मकान भी अच्छा नहीं बनेगा। तो अगर ऐसा कर सको तो अच्छी बात है, छज्जू शाह ने कहा, लेकिन सब दीवारें एक ही बार में पक्की बनाने के लिए रकम कम है। अगर आप काली अपनी बात पूरी न कर सका और छज्जू शाह ने हौसला दिया तो एकदम बोला, अगर आप ब्याज पर कुछ रुपए दे दें तो?
कितना रुपया दरकार होगा? मेरे पास कोई 250 होगा, अगर आप 150 और दे दें तो काम हो जाए। छज्जू साह सोच में पड़ गया। काली सांस रोके उसकी ओर देखने लगा। उसका दिल, दिमाग, कान, आँख सब छज्जू साह की बातों पे लगे हुए थे। इतनी रकम का बंदोबस्त होगा कैसे? आप चाहें तो सब हो सकता है। मैं 2 साल में ब्याज समेत पूरी रकम चुका दूंगा। वह तो ठीक है, लेकिन इतनी रकम आएगी कहाँ से? मेरे पास रुपया होता तो जरूर देता, और किसी से लाकर दूंगा तो वह जमानत मांगेगा। छज्जू साह ने कहा, आपके पास रुपए की क्या कमी है? मेरा काम हो जाए तो सारी उम्र आपका एहसान मानूंगा। एहसान की कोई बात नहीं, आजकल काम काज तो रहा नहीं, चारों ओर मंदा ही मंदा है। अब पुराना समय कहाँ है, रोटी दाल मुश्किल से चलती है, रुपया कैसे जमा होगा? छज्जू साह आकाश की ओर देखता हुआ बोला। काली ने अपनी बात फिर दोहराई तो छज्जू साह सोच में पड़ गया। आपके पास कोई जमानत लायक चीज है? छज्जू साह ने पूछा। तो काली ने अपनी घड़ी निकाल कर दिखाई। तो छज्जू साह ने कहा, यह घड़ी किस काम की? गांव में यहाँ इसका क्या काम? यहाँ दिन में लोग परछाइयों और रात को तारे देखकर अंदाजा लगा लेते हैं। कोई काम की चीज हो तो बताओ। छज्जू साह अपनी बात पर जोर देते हुए बोला, आपने जेलदार को 2000 रुपये देने का वचन दिया है। काली कुछ तीखे स्वर में बोला, उनकी बात करो मत, वे मालिक लोग हैं, जमींदार है, 2 घुमाव जमीन रहन रख दिया है, उनके पास जमीन है, उन्हें ब्याज पर पैसे की कमी नहीं है। छज्जू साह ने एक एक शब्द पर जोर डालते हुए कहा। छज्जू साह के इन शब्दों ने काली की सब उम्मीदों को फूंक मारकर उड़ा दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि साह को क्या उत्तर दे। उसने अपने आप को संभालते हुए कहा, साह जी, आप मेरे मकान की जमीन रहन ले लें। काली को यह कहते हुए बहुत दुख हुआ और उसे यूं महसूस हुआ जैसे वह पौधा लगाने के साथ ही उस जगह पर अमर बेल का बीज डाल रहा है। छज्जू साह काली की उदासी भांपता हुआ बोला, काली, जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो वह जमीन तुम्हारी नहीं है, वह शालमत है, वह सामलात जमीन है। सामलात यानी गांव के जमींदारों और किसानों की साझी जमीन। जब तक तू या तेरे वारिस इस गांव में रहेंगे तब तक वह जमीन का टुकड़ा रिहायश के लिए तुम्हारा है, बाद में उसका मालिक गांव होगा। वह तेरी मालिकियत की जमीन नहीं है, मौरूसी जमीन है। छज्जू साह की बात सुन काली की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई। उसे महसूस होने लगा कि गांव में उसकी हस्ती शून्य के बराबर है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कुछ समय तक वह उसी हाल में जमीन पर बैठा रहा, जैसे वह जमीन को घूरते हुए 100 साल के बुढ़े की तरह घुटने पर हाथ टेक कर उठता है। छज्जू साह उसे देख दिलासा देता है, कालिदास, निराश होने की कोई बात नहीं, मेरे पास रुपया होता तो फौरन दे देता। तू सोच कि जब मैं तेरे चाचे को दे दिए तो तुझे देने में क्या हर्ज है? अभी एक ही दीवार पक्की कर लो, भगवान ने चाहा तो 1-2 साल में सब बन जाएगा। काली चबूतरे की ऊपरी सीढ़ी पर रुका छज्जू साह की बात सुनने लगा। जब साह ने हुक्का गुड़गुड़ाना शुरू किया तो वह धीरे धीरे नीचे उतर आया। चमादड़ी के कुएं के निकट गंदे पानी की छपड़ी के पास आकर वह रुक गया। पहले वह यह दुर्गंध देख से बचने के लिए नाक पर हाथ रख लिया करता था। अब उसे वहां खड़े होकर सांस जोर से अंदर खींचा और फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता हुआ छपड़ी को पार कर गली में घुस गया। गली में कीचड़ को पांव तले रौंदता हुआ अपने खंडहर के सामने आ खड़ा हुआ। वह एक ओर पड़े बोदे और पुराने साहतीरों, कड़ियों और सिरकियों को भौचक्का देख रहा था। उसने जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा और मुंह दूसरी ओर फेर लिया, जैसे उस जमीन के साथ उसका कोई संबंध नहीं। दिल में घृणा, बेबसी और मन से उदास होने के कारण उसके प्राण सिकुड़ने लगे। वह जमीन के टुकड़े को घूरता हुआ सोचने लगा, यह भी उसका नहीं है क्या? यही हाल इस मोहल्ले के हर आदमी का है। हर चीज मौसूरी है, शायद औलाद भी मौरूसी है। काली गली में ही बैठ गया और आंखें बंद करके दीवार के साथ सर टेक दिया। उदास काली अपने घर आया तो उसने 2 आवाज़ें सुनी, एक जवान और एक बूढ़ी, और एक उमंग भरी और दूसरी किसी हद तक निराशा तक। ज्ञानो चाची से कह रही थी, चाची, जब घर बन जाए तो काली का ब्याह कर देना, अच्छी सी दुल्हन लाना, लंबी और तगड़ी, कहीं से कोई बौनी ना उठा लाना, और अपना चरखा छत पर ले जाना जब घर में बहू आ जाए, और पीढ़े पर बैठकर रोटी खाना। ज्ञानो अपनी धुन में बोलती जा रही थी। चाची उसे प्यार से डांटती हुई बोली, हट मुटियार, लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। फिर सोच में डूबती हुई कहने लगी, संजोग होगा तो शादी भी हो जाएगी। अभी वह नाम भी नहीं लेने देता। उसकी उम्र के लड़कों के 4-4 बच्चे हैं। चाची और ज्ञानो अपने अपने ढंग से काली के बारे में बातचीत में खोई हुई थी।
कि खासकर उसने दोनों का ध्यान खींचा। ज्ञानो शर्म के मारे जमीन में गिरती जा रही थी, लेकिन जब उसने काली को बहुत उदास और निराश देखा तो चौंक गई और चाची से बोली, चाची काली को क्या हो गया है? वह चुप चुप और उदास है। काका धूप में क्यों बैठा है? चाची घबरा कर उठी और काली के पास आकर बोली। चाची की आवाज़ सुन काली ने यूं आंखें खोली जैसे कोई बहुत बुरा स्वप्न देखते हुए डर गया हो। उसने चाची और ज्ञानों पर उचटती सी नजर डाली और आंगन में आकर बगल वाली दीवार के साए में बैठ गया। हो गया बंदोबस्त? नहीं हुआ, काली ने निराशा भरे स्वर में कहा। चाची कुछ देर तक चुप रही, फिर उसके हाथ अटेरन छूटकर गिर गया। उसने उसे उठाने की कोशिश नहीं की। फिर काली को दिलासा देते हुए बोली, बंदोबस्त नहीं हुआ तो कोई हर्ज नहीं, पूरा पक्का ना सही कच्चा ही बना लेंगे। काली ने झुलझुलाई आवाज़ में कहा, चाची मैंने खामखा कोठा गिरा दिया, मेरी अक्ल मारी गई थी, तू ही मुझे मना कर देती। जो हुआ सो हुआ, अब रब का नाम लेकर काम शुरू कर दे, जैसा बन पड़ेगा बना लेंगे। नहीं चाची, अब मैं गांव में नहीं रहूँगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊँगा। मेरा यहाँ क्या रखा है? यहाँ कौन है? खेत बंजर हो रहे हैं। काली ने बहुत दुखी स्वर में कहा, काका इस बुढ़ापे में मेरी मिट्टी कहाँ खराब करेगा? मैंने सारी उम्र इसी गांव में काट दी है, जो बची है वो भी यहीं काटेगी। तू चला जाएगा तो गांव वाले मुझ पर 4 लकड़ियां डालकर फूंक फांक देंगे। कहती हुई चाची रोने लगी। काली भी रुआंसा हो गया। कुछ समय तक दोनों चुप रहे। चाची तू ही बता, मैं इस गांव में किस मुंह से रहूँगा? सारे गांव में बात घूम गई है कि मैं पक्का मकान बना रहा हूँ। अब कच्चा कोठा ही खड़ा करूँगा तो लोग कहेंगे कि मकान गिराया तो इस तेजी से था कि जैसे सोने की लंका खड़ी करनी है। अब फिर मिट्टी के ढेले पर ढेला रखकर दीवार बना रहा है। ये बात मुझसे न सुनी जाएगी। ज्ञानो हैरान और परेशान सी काली को देख रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि काली इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है। वह उत्तेजित स्वर में बोली, इसमें शर्म की क्या बात है? अपने मकान है, कोई कैसा भी बनाए। इन शब्दों में कोई जादू न था, लेकिन ज्ञानो ने अपनी बात इस विश्वास से कही कि काली हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा। ज्ञानो उसी लहजे में फिर बोली, अगर आदमी गांव के बारे में और उनकी मर्जी से चलने लगा ना, तो एक दिन उसको गांव छोड़ना पड़ेगा या किसी कुएं ताल में छलांग मारनी पड़ेगी। काली को इस सांवली सलोनी लड़की के साथ अकस्मात ही बहुत ज़्यादा अनुभव खिंचाव महसूस हुआ। उसने अपनी कुदाल के फाल जैसी लंबी लंबी उंगलियों और खुरपी जैसी चौड़ी हथेलियों पर नजर डाली, अपनी चौड़ी चकली छाती को देखा और अपने मजबूत बाजुओं को अकड़ाया और मन ही मन सोचने लगा कि वह चाहे तो धरती के एक सिरे से पकड़कर उलट दे। काली का चेहरा तमतमाने लगा। वह चाची को भुजाओं में उठाता हुआ बोला, चाची मैं यहीं रहूँगा और पक्का मकान बनाऊँगा। मैं गढ़ी के भट्टे पर जाकर ईंटों के लिए कहा हूँ। फिर छप्पर से मिट्टी ढोने के लिए दीनू पारजात के पास भी जाना है। संत सिंह मिस्त्री से भी मिलना है। काली ने मुस्कुराकर ज्ञानों की ओर देखा और उसकी झिकी हुई आंखों को निहारता हुआ गली में आगे बढ़ गया। काली दीनू कुम्हार को ढूंढते ढूंढते गली में पहुंचा तो वह गोबर के ढेरों के पास बेरी के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। काली ने उसको आवाज़ दी तो दीनू उठकर बैठा और उसकी ओर ध्यान से देखता हुआ लज्जित स्वर में बोला, आंख लग गई थी। अच्छा कोई हर्ज नहीं, काली ने मुस्कुराते हुए कहा। दीनू अंगड़ाई लेकर उठा और अपनी मैली सी पगड़ी सिर के गिर्द पर लपेटता हुआ बोला, सुना है तू पक्का मकान बना रहा है? कल तकिए में कोई कह रहा था, इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे पास गढ़ी के भट्टे पर चलो, ईंटें देखनी है, उसके बाद छप्पर से मिट्टी ढोनी है। काली ने सब बातें एक ही सांस में कह दी। दीनू ने बेरी की जड़ों के पास पड़े अपने टूटे और मिट्टी से सने हुए जूतों को पहना और काली के साथ हो लिया। भट्टे के निकट पहुंच दीनू बोला, कौन सी ईंटें लेनी है, अव्वल दोयम या धड़ा? पहले देख तो लूं, फिर फैसला करेंगे, काली ने उत्तर दिया। दीनू ने भट्टे की 2 बड़ी बड़ी चिमनियों के पास जाकर मुंशी जी को आवाज़ दी। उसका उत्तर पाकर दीनू भट्टे की बगल के अंदर जाने वाले रास्ते की ओर मुड़ता हुआ बोला, मुंशी भट्टे के अंदर हैं, शायद कच्ची ईंटों की चुनाई हो रही है। दीनू के पीछे पीछे काली भी भट्टे के अंदर चला गया। वहाँ 8-10 आदमी करीने से कच्ची ईंटें चुन रहे थे। दीनू को देख मुंशी प्रसन्नचित होकर बोला, सुना प्रजापता, कहाँ रहा है इतने दिन? तू तो कभी कभी दिखाई ही नहीं पड़ता है और ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। सच मुंशी जी, किसके गधे के सिर के सींग गायब हो गए? दीनू ने हैरत से कहा
और दुखड़े भरे स्वर में कहा, बड़ा जुल्म हुआ है, गधा बच गया या वह भी साथ ही गायब हो गया। मुंशी की हंसी नहीं रोके रुकी। काली भी खिलखिलाकर हंस पड़ा। कच्ची ईंटों की चुनाई में लगे हुए मजदूर भी पेट पकड़कर हंसने लगे। उन्हें देख दीनू ने गालियां झुर्कियां दी और वह कनपटियों तक खींच निकालता रहा। मुंशी ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोककर कहा, तू भी पूरे अकल का गधा है। गधे के सिर पे भी कहीं सींग होते हैं? मुंशी जी, आपने तो कहा ना। पहले मुझे भी शक हुआ, लेकिन इसीलिए मैंने यकीन कर लिया क्योंकि भट्टे पर गांव-गांव के गधे आते हैं। मुंशी की हंसी थम गई तो वह खांस कर गला साफ करके बोला, प्रजापत कैसे आए हो? ईंटें खरीदनी है, दीनू ने काली की ओर संकेत करते हुए कहा। मुंशी ने काली को सिर से पांव तक देखा और उसकी वेशभूषा से उसकी जात के बारे में किसी नतीजे पर न पहुंचकर वह असमंजस में पड़ गया। उसने काली को फिर ध्यान से देखा और दीनू को संबोधित करते हुए बोला, कौन सी ईंट चाहिए? दीनू काली की ओर देखते हुए बोला, अव्वल नंबर। कितनी चाहिए? 15-20 हजार तो लग ही जाएंगे, काली ने कच्चा पक्का अनुमान लगाते हुए कहा। मुंशी उन्हें अव्वल नंबर की ईंटों के चक के पास ले गया और एक ईंट पर हाथ उठाते हुए बोला, अव्वल से भी अव्वल नंबर है। 10 साल से भट्टे पर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक ऐसी ईंट नहीं पकी, बिल्कुल लहू जैसा लाल रंग। काली ने भी एक ईंट उठाकर देखी और फिर ढेर पर रखता हुआ बोला, क्यों प्रजापत, मुंशी जी ठीक कह रहे हैं। प्रजापत से क्यों पूछते हो? ईंटों की पहचान इससे ज्यादा इसके गधे को है। उन पर अव्वल नंबर की ईंटें लदी हो तो इतने तेज चलते हैं कि प्रजापत को भी पीछे छोड़ देते हूँ। 2 नंबर की ईंटें हों तो रास्ते में इधर उधर मुंह मारते हुए जाते हैं, और अगर 100 नंबर की ईंट लदी हो तो उनकी टांगें आपस में टकराने लगती हैं। क्यों प्रजापत, ठीक है ना? मुंशी ने हंसते हुए कहा। काली ईंट देखने के लिए थोड़ी दूर अन्य ढेरों की ओर भी बढ़ गया तो मुंशी ने दीनू से गोपनीय स्वर में पूछा, प्रजापत कौन आदमी है यह? तू नहीं जानता इसे? दीनू ने आश्चर्य के स्वर में कहा। काली है, चमारों का काली। इसके बाप का भला नाम था, भला सा नाम। और सोचते हुए दीनू ने अपनी पगड़ी और ज्यादा टेढ़ी कर ली और मुंह में बुदबुदाने लगा, भला सा नाम उसका। फिर मुंशी की ओर देखता बोला, यह शहर में रहता है, थोड़े ही दिन पहले गांव आया है, अच्छा पैसा कमाकर। मैं भी सोच रहा था कि शक्ल से चमार दिखाई देता है, लेकिन पहनावा कुछ और ही कहता है, मुंशी ने कहा। जब काली उनके पास लौट आया तो वे चुप हो गए। मुंशी का लहजा पहले से कुछ बदल गया। वह अव्वल नंबर की ईंटों के चक पर हाथ रखता हुआ बोला, कौन सी ईंटें पसंद की हैं? मुझे तो पहचान नहीं है। मिस्त्री संत सिंह ने कहा था कि अव्वल नंबर की ईंट बढ़िया होती है, तो अव्वल नंबर की ईंट ले लो, मुंशी ने कहा। क्या दाम है इनका? 12 रुपए की 1000 है, मुंशी ने उत्तर दिया। जो मुनासिब हो वो दाम लगा लो। मुंशी जी, काली चौधरी नहीं है, दाम में कुछ रियायत कर दो, दीनू ने कहा। हमारे लिए सब चौधरी हैं, प्रजापता चौधर्मा पैसों से होता है, जिसके पास चादर है वही चौधरी। मुंशी इधर उधर की बातें करने लगा तो दीनू काली से बोला, जितनी ईंट लेनी है उसका पर्चा बनवा लो। काली ने मुंशी से 5000 ईंटों का पर्चा काटने के लिए कहा, परंतु वह चुपचाप खड़ा रहा, अविश्वास भरी नजरों से काली को देखता रहा। दीनू ने भी मुंशी से पर्चा काटने के लिए बोला, तो ब्याने के पैसे तो पर्चा काट दूं। इस समय जब मेरी जेब में 1-2 रुपए होंगे, काली ने बताया। 60 रुपए की ईंट होगी तो 2-2.5 रुपए लदाई और ढुलाई के होंगे। इतनी रकम के लिए 2 रुपए का बयाना कुछ हैसियत नहीं रखता, मुंशी ने कहा। काली तो चुप हो गया, लेकिन दीनू ने मुंशी से कहा, मुंशी जी पैसे आ जाएंगे, तुम पर्चा काटो। प्रजापता, अगर पैसे ना आए तो मैं तुम्हारे दोनों गधे समेत तुम्हें यहीं बांध लूंगा, मुंशी ने कहा। यह सुन काली को क्रोध आ गया। वह तीखे स्वर में बोला, प्रजापता चलो यहाँ से, जब पैसे देकर ही माल खरीदना है तो जहाँ भी चाहेंगे वहाँ खरीद लेंगे। अभी हमने एक ईंट तक नहीं ली है, मुंशी जी ने पहले से ही हमें बेईमान समझ लिया। काली की बात सुन मुंशी जी शर्मिंदा हो गए, लेकिन संभलते हुए बोले, इसमें कि गुस्से की कोई बात नहीं है। अगर कोई चौधरी उधार मांगेगा तो भी देने में हर्ज नहीं होगा, क्योंकि हर मासी फसल के मौके पर वसूली कर लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से देर सबेर ही पैसा मिल जाए और आदमी से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है। मंगलू चमार का 4000 ईंटें ले गया और 3 साल हो गए, अभी तक 22 रुपए ही वसूल किए हैं। उसके भट्टे पर दिहाड़ियाँ लगवाकर पैसे वसूल कर रहा हूँ। भी ईमानदारी से नहीं करता है
एक दिन आता है, 4 दिन गायब रहता है। मुंशी की बात सुन काली की गर्दन झुक गई। अपनी सफाई पेश करता हुआ बोला, मैं नमूजी तो हूँ नहीं, आदमी का चेहरा देखकर उसके के अंदर जान लूँ। नया आदमी आया है तो पूछना ही पड़ेगा। मैं अभी पर्चा काटे देता हूँ, पैसे आज शाम या कल सवेरे दे जाना। नहीं, मैं एक ही बार में पूरे पैसे देकर ईंट उठाऊंगा। वह काली दीनू लेकर गांव की ओर चला गया। जब वे भट्टे से थोड़ा दूर आए तो प्रजापति ने कहा, वो बहुत सकी है। नहीं, वह दिल का बुरा नहीं है। अगर असामियाँ पैसा ना दे तो आदमी को शक हो ही जाता है। दीनू मुंशी की प्रशंसा और उसकी मजबूरियों का वर्णन करके काली को यह विश्वास दिलाता है कि वह अच्छा आदमी है। काली को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि उसने उसका अपमान किया है। इन्हीं सब बातों को करते करते वो लोग गांव के निकट पहुंच गए तो वह दीनू से बोला, प्रजापता जी, मैं मिट्टी खोदने छप्पर जा रहा हूँ, तुम दोनों गधे लेकर जल्दी वहां पहुंच जाना। दोपहर से पहले पहले 2-3 फेरे लगा लें तो अच्छा है। काली जब छप्पर पर पहुंचा तो बड़ी धूप थी। उसने चिकनी मिट्टी का एक टुकड़ा चुना और कुदाल चलाने लगा। उसके शरीर से पसीने की नदियां फूट रही थी। थोड़े ही समय में उसने मिट्टी खोद कर ढेर लगा दिया। दीनू अपने गधे के साथ उसके निकट पहुंचा तो काली ने कुदाल फेंक दी और आवाज दी, प्रजापता आ गया। दीनू ने गधों को मिट्टी के ढेर के पास रोक दिया और बोरे में मिट्टी भरने लगा। बोरे भर गए तो दोनों ने उन्हें गधे पर लाद दिया। दीनू उन्हें गांव की ओर हाँकने लगा तो काली ने कुदाल उठाते हुए कहा, प्रजापत जी, मिट्टी आंगन के एक कोने में फेंकना और जल्दी वापस आना। काली अभी दीनू को समझा रहा था कि छप्पर के किनारे से किसी ने ताबड़तोड़ गालियां दी। काली और दीनू हैरानी से उस ओर देखने लगे। चौधरी की घोड़ी खुली छोड़ मंगू उनकी ओर भागा आ रहा था। उसने छप्पर से छलांग मारते हुए गाली दी और पूछा, कौन मिट्टी खोद रहा है? हालांकि उसे सब मालूम था। मंगू ने उनके पास पहुंचकर बहुत ही रौब से पूछा, मिट्टी किससे पूछकर खोद रहे हो जी? मंगू का ढंग ऐसा था कि जैसे वही छप्पर का मालिक हो। मंगू ने आगे बढ़कर कुदाल उठाना चाहा लेकिन काली ने उस पर अपना पांव रख दिया। मंगू काली को देखकर बोला, मैं पूछता हूँ, किससे पूछकर मिट्टी खोद रहे हो? छप्पर से आज तक किसी ने पूछकर मिट्टी खोदी है क्या जो मैं पूछने जाता? और किससे? यह छप्पर तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है, कुत्ते का पुत्र। आगे से उल्टा जवाब दूंगा। जवाब देता है, मंगू ने क्रुद्ध स्वर में कहा। छप्पर का पटा तेरे बाप के नाम भी नहीं है, काली ने उत्तर दिया। वह सोचने लगा कि चौधरी उसे इसके लिए नीच समझता है क्योंकि वह चमार है। छज्जू शाह उसे किसी गिनती में शुमार नहीं करता क्योंकि वह गरीब है। मुंशी इस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वह जमीन का मालिक नहीं है। लेकिन मंगू किस बात पर इतना रौब दिखा रहा है? काली ने मंगू को समझाते हुए कहा, तेरी रगों में खून के बजाय पानी बह रहा है जो इस तरह की बातें करता है। काली पहले ही धूप का सताया हुआ था। मंगू का गाली गलौज सुन उसका शरीर क्रोध से जलने लगा। मंगू गधे पर लदे हुए बोरे फेंकने लगा तो काली ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। दीनू ने जब यह देखा तो दोनों में हाथापाई की नौबत आ गई तो वह वहां से दौड़ पड़ा और छप्पर से दूर एक पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ। मंगू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हुआ गालियां बक रहा था। वह इसमें असफल रहा तो उसने अपने सिर काली की छाती पर दे मारा। काली ने उसकी कलाई मरोड़ बाजू पीठ में लगा दी तो मंगू का सारा शरीर ऐंठने लगा। अगर तू इंसान की औलाद है तो आगे से किसी पर हाथ न उठाना, काली ने मंगू की कलाई छोड़ते हुए कहा। मंगू गाली देता हुआ काली की ओर झपटा और उसकी छाती पर 2 हत्थड़ मारने लगा। ठहर जा, काली ने दांत पीसते हुए कहा और मंगू को गर्दन के नीचे पकड़कर गिरा दिया। वह अपना एक पांव उसकी कलाई और दूसरा उसकी छाती पर रखता बोला, अगर जरा सा जोर दूं तो तेरी हड्डियां गरम भट्टी में भुन रहे चनों की तरह तड़ाक तड़ाक चटकने लगेंगी। छाती पर दबाव के कारण मंगू की सांस रुकने लगी और उसकी आंखें बाहर निकल आई तो काली ने अपने पांव उठाते हुए कहा, बस इतनी ताकत पर इतना करता है। मंगू कपड़े झाड़ता हुआ उठा और क्रुद्ध स्वर में बोला, अगर तुझे थाने न भिजवाया ना तो मेरा नाम मंगू नहीं। जाता है यहाँ से कि नहीं? बड़ा आया थानेदार साला। जाकर चौधरी के तलवे सहला, उसके पाँव में खुजली हो रही होगी। काली को अपनी ओर बढ़ता देख मंगू बुदबुदाता हुआ छप्पर से बाहर भाग गया। वह काफी दूर निकल गया तो दीनू काली के पास आकर भयभीत स्वर में बोला, कालीदास, बुरा हुआ। मंगू बड़ा नामुराद आदमी है, यह चौधरी को तुम्हारे खिलाफ जरूर भड़काएगा। काली उसकी बात को अनसुना करते हुए बोला, प्रजापता, मिट्टी फेंक कर जल्दी आना और देख इस झगड़े के बारे में किसी से कुछ न कहना। मैं क्यों कहूँगा, मैं तो गरीब हूँ, मुझे तो मार खाने की हिम्मत नहीं है। दीनू और काली कुछ समय तक यूं ही दीनू के जाने के बाद काली कुछ समय तक खड़ा इधर उधर देखता रहा। फिर इत्मीनान की सांस ले और सोचने लगा
कि आज उस मंगू को उसकी ताकत का पता चल गया और उसके दिल में खौफ की एक परछाई लहरा गई है। अगर मंगू ने चौधरी से कह दिया तो बात बढ़ जाएगी। उसने इस भय को झटकते हुए सोचा कि समय आने पर वह चौधरी से भी निपट लेगा और डर डर कर दिन गुजारने से तो मर जाना अच्छा है। दिनू वापस आया तो काली के मन में मंगू के साथ झगड़े से पैदा होने बेचैनी क्लेश और दूर हो चुके थे और उसने फिर माटी दोनों गधों पर भरी और कुदाल चलाता हुआ बोला, प्रजापत जी, धूप बहुत तेज हो गई है, अब दिन ढले काम शुरू करेंगे। वे गधे के पीछे चलने लगे। काली ने बहुत निकट होकर दीनू से कहा, जब मैं इधर आ रहा था तो मंगू चौधरी की हवेली के पास खड़ा था। दोपहर के समय तकिए में हर आदमी चमादड़ी की ओर उत्सुकता से देख रहा था। ताश की चौपड़े बंद थी, गपशप ठंडी थी, लेकिन जब उन्हें चों में काली नजर आया तो एकदम से हलचल मच गई। लेटे हुए लोग उठकर बैठ गए, खड़े हुए लोग और खड़े हो गए। काली तकिए में दाखिल हुआ तो एक साथ कई आवाज आई, इधर आ, बहुत घनी छाँव है यहाँ। जीतू दौड़कर काली के लिपट गए और उसने अपने खाट पर उसको बिठाया और हाँफते हुए बोला, बाबूजी, आज तूने मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। साले को ऐसा मारा कि उम्र भर याद रखेगा। बड़ा फन्ने खां बना फिरता था। काली हैरान सा जीतू की ओर देखने लगा। यह खबर यहाँ कैसे पहुंची? उसी रानी खां के साले की जो चमादड़ी का चौधरी बना फिरता है, बंतू ने कहा। मैंने तो किसी को नहीं मारा, काली ने भावहीन स्वर में कहा। सब खिला कर हंसने लगे जैसे काली की खिल्ली उड़ा रहे हों। सब लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए तो काली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। बड़ के नीचे एक और दीनू अपनी पगड़ी बिछाकर लेटा हुआ था। काली ने उसे आवाज दी तो वह रेतीली जमीन के साथ यूं चिपट गया जैसे गहरी नींद में हो। काली ने उसे फिर पुकारा तो आंखें मलता हुआ उठा और पास आकर सहमी आवाज में बोला, मैंने किसी को नहीं बताया कि तूने मंगू को मारा है। जिसकी चाहे सौगंध दे दे। प्रजापता, डरता क्यों है? तूने किसी की चुगली नहीं खाई है, निंदा नहीं की है। जीतू ने दीनू को हौसला देते हुए कहा। दीनू काली के तगड़े शरीर को देखकर और भी सहम गया और जीतू को इशारा करके बोला, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा था, यही कुरेद कर पूछ रहा था। दीनू की बात पर सब हंसने लगा। जीतू काली को बाजू में लेता हुआ बोला, बाबूजी, ये बताओ लड़ाई शुरू कैसे हुई? मंगू से तो किसी भी बात पर लड़ाई शुरू हो सकती है, बंतू ने उत्तर दिया। यार तू चुप रह, काली की जबान से पूरी कहानी सुनेंगे। संतू ने हाथ से सबको खामोश किया। काली चुप रहा तो बंतू रोनी बनावटी आवाज निकालता बोला, निक्कू, मंगू को मार पड़ रही है, जाकर उसे उठा ला, शायद अभी तक छप्पड़ में ही पड़ा होगा। निक्कू को चुप देख बंतू उससे और कुछ नहीं कहने वाला था कि जीतू ने उसे रोक दिया। ठहर यार, बाबूजी से पूरी बात सुन लेने दे। फिर उसे काली की ओर झुकते उसने कहा, बताओ ना कैसे लड़ाई शुरू हुई? कोई खास बात नहीं है, काली ने कहा। इस बात पर हैरान था ना कि जीतू, बंतू, संतू इत्यादि अब शेर बने हुए हैं, परंतु जब मंगू यहाँ होता है तो सब चुप रहता है, इन्हें सांप सूंघा रहता है। कुछ समय के लिए सब खामोश हो गए। काली के गंभीर स्वर ने उनकी बोलती बंद कर दी थी। वह मंगू के साथ अपने झगड़े की कहानी सुनाने लगा तो सबके चेहरे फिर चमकने लगे। काली ने उन्हें बताया कि मंगू को चित्त गिराकर उसकी छाती पर पांव रख दिया और कहा कि अगर वह आदमी की औलाद है तो आज के बाद किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। अगर झगड़े की रुदाद कोई कड़ी बात बोल जाता है तो दीनू उसे बीच में जोड़ देता है। बातों बातों में दिन ढलने लगा और आराम करने का समय हो गया। काली को भी तंद्रा आने लगी। जब दासू चौकीदार ने रूठे हुए बच्चे की तरह सबसे अलग पड़े निक्कू से पूछा, काली है यहाँ? क्यों, क्या बात है? निक्कू ने खाट से उठते तीखी आवाज में पूछा। चौधरी जी ने उससे दीवान खाने बुलाया है। यह सामने कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए पड़ा है, जाकर उठा ले, निक्कू ने काली की खाट की ओर संकेत करते हुए कहा। दासू को देख सब लोग उठ बैठे और आंखों ही आंखों में इशारे करते हुए एक दूसरे से पूछने लगे, क्या कह रहा है? काली ने खाट से उठते हुए पूछा। क्या बात है? चौधरी ने तुम्हें दीवान खाने बुलाया है। यह सुन दीनू का खून खुश्क हो गया। वह सरकता सरकता सरकंडों के पीछे चला गया ताकि दासू की नज़र से ओझल हो जाए। काली ने दीनू की तलाश में चारों ओर देखा तो कहीं ना पाकर मुस्कुराता हुआ ऊंची आवाज में बोला, प्रजापते, गधे लेकर छप्पर पर पहुंच जाना, मैं चौधरी की हवेली से सीधे वहीं आऊँगा। काली को चौधरी की हवेली पर से बुलावा आने पर सब सहम गए। जीतू ने दासू को एक ओर ले जाकर धीमी आवाज में पूछा, चौधरी ने काली को क्यों बुलाया है?
पहले तो दासू चुप रहा, लेकिन जीतू बार बार जब पूछ रहा था तो उसने गोपनीय स्वर में बोला, आज सवेरे ही सवेरे दीवान खाने में था। ऐसा लगता था कि काली ने मंगू की अच्छी मरम्मत की है। साले को जान से मार देता तो अच्छा था। सारी दोपहरी चौधरी के तलवे सहलाता हुआ विलाप करता रहा। एक दो बार तो दहाड़ मारकर रोया भी। यह मुझे पता नहीं उसने चौधरी से क्या कहा, लेकिन वह था गुस्से में। जीतू ने आंखों ही आंखों में बंतु को सारी बात समझा दी। काली भी ताड़ गया कि उसे मंगू के साथ झगड़े के सिलसिले में बुलाया गया है। वह दीनू को छापड़ पर भेजने के लिए जीतू की ताकीद करके दासू के साथ चला गया। वह फिर अपनी छाती थपथपाता हुआ बोला, मंगू को छेड़ना बैल के सींगों पर चढ़ने के बराबर है। खैर मनाओ। जीतू और बंतु चुप रहो। निक्कू उन्हें मुंह की ओर अपना चप्पा बढ़ाता हुआ कहने लगा, अब यहाँ बैठे क्या हो, जाकर अपने बाबू को छुड़ा ला। निक्कू की बातें सुन जीतू खोज में गया और उसकी ओर झुकता हुआ बोला, मंगू कोई रब नहीं है, तेरी मेरी तरह चमार ही है। तू धौंस तो ऐसे दे रहा जैसे मंगू इलाके का थानेदार हो। मंगू के सामने कहो तो बात भी ठीक है, पीठ पीछे तो लोग सरकार को भी गाली देते हैं। निक्कू ने जीतू को ललकारा। जीतू और निक्कू में बात बढ़ने लगी तो बाकी लोग बीच बचाव करने लगे। तभी लोग आपस में बातें ही कर रहे थे कि काली वहां आ गया। उसने उजली कमीज और खाकी निक्कर पहन रखी थी, पाँव में पेशावरी चप्पलें थी और धूप से बचने के लिए सिर पर गाढ़े के साफे की जगह तौलिया लगा रखा था। उसकी वेशभूषा देख सब हैरान थे। जीतू काली के कपड़ों की प्रशंसा करते हुए बोला, मेरा बाबूजी तो आज सचमुच का बाबू लग रहा है। यह सिन्नकू खिलखिला कर हंस पड़ा। रही कसर चौधरी ने पूरी कर दी। वह थोड़े दिन की पहले ही विलायती जूता लाया है, बाकी कसर वह पूरी कर देगा। काली ने निक्कू की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जीतू के निकट जाकर बोला, प्रजापत के साथ छप्पड़ में जा गधों पर बोरे लदवा देना, मिट्टी में सवेरे ही खोद आया हूँ। काली चौधरी की हवेली जाने के वाले रास्ते पर बढ़ा। सब आंखें उसी पर लगी हुई थी। ताया बसंता उसकी ओर ध्यान से देखता हुआ बोला, काली का रंग चिट्टा होता तो इन कपड़ों में यह गोरा साफ दिखाई देता, अगर साफ नहीं होता तो चौधरी बना देता। पिछले दिनों जीतू को चौधरी ने साफ बना ही दिया था। निक्कू ने जीतू की ओर देखते हुए कहा, अपनी खाट उठाकर चमादड़ी की ओर चल। निक्कू गली में प्रवेश करते ही अपनी पत्नी प्रीतो को आवाजें देने लगा। प्रीतो कोठरी में सो रही थी। निक्कू ने उसे झंझोड़ कर जगाया और एक ही सांस में पूरी बात बता दी। प्रीतो सिर पर दुपट्टा लेना भूल गई और मंगू की माँ जस्सो के घर होकर काली की चाची प्रतापी के पास आ गई। थोड़ी ही देर में मोहल्ले में हाहाकार मच गया। चाची प्रतापी और जस्सो एक दूसरे को गालियां देती हुए स्यापा कर रही थी और ज्ञानो हैरान सी सोच रही थी कि दोनों के मुंह कैसे बंद करे। तो आज यहीं तक 10 भाग। इसके आगे का 11वां भाग और अन्य भाग आगे की कड़ी में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मित्रों, आप इन्हें सुने और अपने मित्रों को भी प्रेषित करें। तो फिर मिलेंगे इस उपन्यास के अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।